ये है हमारा हिंदी का सेट नंबर 1। ठीक है, आइए इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। आइए सोल्व करते हैं धीरे धीरे। ये अरिहंत क्वेश्चन का सीटेट 2026 का पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है हमारा पैराग्राफ से। ठीक है, इसको पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। ये जो पूरा पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है पैसेज, उसको पढ़ना है और नीचे 5 गो क्वेश्चन है उसको हल करना है। आइए पढ़ते हैं स्पीड में थोड़ा। मनुष्य के जीवन की शुरुआती 1-2 वर्ष के एक काम कीजिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, मतलब देखते रहिए और बनाते रहिए। पढ़ सकते हैं, ऐसे मत करिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बने सीधे, पतले कागजों पर किस लिपि में लिखा जाता था? तो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है हायरोग्लाइट लिपि पर हाथ से लिखा जाता था, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कौन सा समूह समूह अलग है? सेम सेम बाकी में धीरे धीरे, ऊंचे ऊंचे, पतले पतले, सेम सेम है। ये ऊंचे नीचे है, यानी ये अलग है, अलग अलग है, रिपीट शब्द नहीं है, तो अलग हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ताल पत्तों को किताब का स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिख सकते थे? जिनका हस्तलेख बहुत सुंदर था, इसमें बताया गया है। जिनका हस्तलेख बहुत सुंदर था वही लिखते थे। यहाँ भी दिखाते हैं। देखिए, इन ताल पत्तों पर, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ताल पत्तों पर केवल वही लोग लिखते थे जिनकी लिखाई बहुत सुंदर थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? लिखाई बहुत सुंदर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी ये गलत लिखा हुआ, सॉरी सॉरी। हस्तलेखन, हाँ हस्तलेखन बहुत सुंदर था, ऑप्शन नंबर 4। भिन्न वाक्य की पहचान करें। समस्त संसार की किताबें पढ़ता है, इसका जिक्र नहीं दिया गया है पैसेज में, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। 95 क्वेश्चन। सामान्यतः मनुष्य का किताब से परिचय किस अवस्था में होने लगता है? ये तो जीवन की शुरुआती 1-2 वर्ष के बाद यहाँ पे बताया गया है। देखिए ये यहाँ पे मनुष्य के जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष तक किताब की कोई परिकल्पना नहीं होती है, यानी 1-2 वर्ष तक परिकल्पना नहीं होती है, इसके बाद परिकल्पना होती है। इसका मतलब यह हुआ। ठीक है, तो ये था 95 क्वेश्चंस। आगे देखते हैं। किन लोगों को ताल पत्तों पर चित्रकारी करने का काम दिया जाता था? जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी, यहाँ पे बताया गया है। जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी उनको दिए जाते थे। देखिए यहाँ पे जो लोग सुंदर चित्रकारी कर सकते थे उन पर चित्र बनाते थे, लिखा हुआ है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा वही, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, गद्यांश के अनुसार किताब पर सबसे पहला स्वरूप कौन सा था? सबसे पहला स्वरूप था पाइपरस पर हाथ से लिखी किताब, सबसे पहला स्वरूप था। कहाँ है देखिए, पाइपरस पर, यहाँ पे दिखाई देगी पाइपरस पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्र में मिस्र में पाइपरस नामक पौधे से बहुत पतला कागज बनाया जाता था, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पाइपरस पर हाथ से लिखी किताब। गद्यांश के अनुसार किताब पर पहला स्वरूप कौन सा था? पाइपरस वाला था, सबसे पहले इसी पे लिखा गया था। पाइपरस का पौधा किस काम आता है? पाइपरस का पौधा किस काम आता है? पतला कागज बनाने में। लिख में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बनाया? प्रत्यय कहने का मतलब होता है लास्ट जो पीछे लगता है, तो लिखावट। इस लिखावट, लिखावट। तो लिख तो पहले से ही है, प्रत्यय मतलब जो बाद में लगा होता है उसको प्रत्यय कहते हैं, तो आवट लगेगा, हो जाएगा हमारा लिखावट, ये चीज। ठीक है, आगे ये इसको पढ़ना है और आंसर देना 5 क्वेश्चन। यह धरती कितना देती है? धरती माता कितना देती है? अपने संतान को नहीं समझ पाया था मैं, उस महत्व को बचपन में ही छी। स्वार्थ, लोभ, हंस, पैसे बोकर रत्न प्रवसनी है वसुधा, अब समझ चुका हूँ इसमें सच्ची समता के 2 दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, ऐसे कर कुछ पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है? इसलिए धिक्कार रहा है कि बचपन में बहुत पैसा, मतलब धरती माता को समझ नहीं पाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए, जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये था हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। रत्न प्रवसनी का क्या अर्थ है? रत्न प्रवसनी का मतलब होता है
रत्न, रत्न मतलब होता है रुपया पैसा, प्रश्नी मतलब जन्म देने वाली, यानी कि जो अनमोल चीज़ों को जन्म देती है, ठीक है, जो रत्नों को जन्म देती है, यानी रत्नों को जन्म देने वाली। रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसलें बोई थी? वो बोई थी धान की। पैसे को तो महत्व दिया था और धरती माता को नहीं समझा था, तो फिर धन की। वसुधा, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धारा। समीर मतलब वायु वगैरह होता है। अम्बा, अम्बा मतलब होता है माता जननी। सरिता मतलब होता है क्या चीज? नदी से संबंधित है सरिता। धारा, धारा मतलब वसुधा की पृथ्वी। नेक्स्ट, रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे कहा है? समस्त मानव जाति को कहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है अलग अलग, देखिए जूम करके दिखाते हैं। अब हमारा थ्योरिकल क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। पढ़े क्वेश्चन 106 नंबर। राजकीय हाई स्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों के प्रयोग के शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलने सीखने में मदद करती है। वह अपने शिक्षार्थियों में किसके विकास की कोशिश कर रही है? कहने का मतलब है कि एक टीचर है, ठीक है, वो रोज अपने उद्देश्य के लिए भाषा और सूत्र के प्रयोग करके, मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई हो उसको, मतलब किताब प्रयोग कर करके शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए सिखाने में मदद कर रही है। तो वो कैसा विकास हो रहा है? तो वो रहा है बुनियादी अंतः व्यक्ति संप्रेषण कौशल। ये क्या है? हम पढ़े नहीं है, ठीक है, हम पढ़े नहीं है लेकिन पढ़ लेंगे, टीचर अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको बस इसे याद कर लीजिए, फिर आप क्लास कीजिएगा तो हो जाएगा। बुनियादी संप्रेषण, ठीक है। आगे आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। कक्षा 7 की अध्यापिका 7 वाक्यों की एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम सामग्री पढ़ती है। मतलब कि अध्यापिका जो है 7 वाक्य वाली एक सामग्री पढ़ती है, मतलब पैसेज पढ़ती है। शिक्षार्थी सावधानी पूर्वक सुनने और इसके जैसे अर्थ देने में बिल्कुल ऐसी नहीं है, अर्थ देने वाली बिल्कुल ऐसी नहीं है। पाठ्य सामग्री पुनः सृजित करने के लिए कहती है। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि ये वो पैसेज है, पैसेज पढ़ने के लिए कहें तो मैम बोले कि इसको मतलब कि पूरा हूबहू नहीं बताना है, तुमको अपन मन से कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर करके इसका मतलब समझाना है। पूछ रहे कि तो इस युक्ति को क्या कहा जाता है? मतलब अपना मन से समझाना, तो इसी कहते हैं श्रुति लेख। इनकी पाठ्य सामग्री पढ़कर शिक्षार्थी से मिलते जुलते परंतु हूबहू नहीं ऐसी सामग्री पुनः सृजित कराती है। यह अनुच्छेद श्रुति लेख तकनीक है जो श्रवण और कौशल भाषा पुनर्निर्माण को एक साथ जोड़ती है, ये कहलाती है, ठीक है। कहने का मतलब था ये वो पैसेज था और उसको पढ़ने के लिए मैम बोली। अब पढ़ने के लिए बोली और फिर बोल रही है कि इसको हूबहू नहीं बताना है, ठीक है, इससे मिलती जुलती बता सकते हैं, हूबहू नहीं। तो ये कैसी है? तो ये सृजित है, तो ये श्रुति लेख मतलब लिखावट है एक तरह से, लेकिन श्रुति लेख तकनीक है, यानी कि श्रवण कौशल और भाषा पुनर्निर्माण को ऐसा जोड़ती है कि हाँ तुम कैसे इसको मतलब डिवाइड कर सकते हो, अपने मतलब व्यक्त कर सकते हो ये चीज। आगे क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के विशिष्ट पैटर्न की पहचान करती है। मतलब कुछ गलत था, उसके मतलब गलती को पहचानी, ठीक है। अपने शिक्षार्थियों को इन गलतियों के प्रति जागरूक करने के लिए माह में एक बार इन पर चर्चा करती थी, ठीक है, गलती पर चर्चा करती थी। अध्यापिका यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती कि गलतियां किसके द्वारा की गई, मतलब लड़कों का नाम नहीं लेते थे। वह शिक्षार्थियों को इन गलतियों पर विमर्श करने के लिए भी कहती, मतलब चर्चा करने के लिए कहती थी। इस प्रकार के अभ्यास को क्या कहेंगे? मतलब यह हुआ कि मैम किताब पढ़ने के लिए बोली, चाहे कुछ होमवर्क दी, उसमें जरूरी बात है कि कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, जरूर गलती किया, तो मैम नहीं बोलते थे कि हाँ कौन लड़का गलती किया है, सिर्फ इतना बोलते थे कि अब तुम गलती हुआ है, तुम लोग विचार विमर्श करो। तो वही बोला कि विचार विमर्श करो, मतलब इस तरह का पढ़ाई क्या कहलाता है?
तीसरा का पढ़ाई त्रुटि विश्लेषण कहलाएगा कि हाँ क्या गलती है, उस गलतियों से सीखो। ठीक है, तो त्रुटि विश्लेषण कहलाएगा जो उनके सीखने की गति को बढ़ाता है, स्वयं अपनी त्रुटियों पर विचार करने का अवसर मिलता है। क्या कहेंगे? त्रुटि विश्लेषण कहेंगे। ठीक, आगे आगे है हमारा आगे देखिए, विद्यालय आधारित आकलन को समुन्नत करने के दो उपयुक्त कथनों को चयन करें। कौन सा कथन है? दो। यह शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों ही स्वायत्ता को समुन्नत करने में मदद करता है। यह विद्यालय को अपनी ओर से योजना बनाने में संभावनाएं जुटाता है। यह परीक्षा बोर्ड की सत्ता का हनन करता है। गलत है। यह आकलन की योजना बनाने के लिए प्रक्रिया में शिक्षार्थी को एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में शामिल नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा शायद। ये भी गलत है, नहीं करता है। ए और बी आंसर सही है। आगे, कक्षा 6 का विद्यार्थी राहुल व्याकरण के नए नियम सीखते समय अपने से सीखे गए से जुड़ाव बना पाता है। तो इसमें से कौन सी युक्ति इसके अंतर्गत आएगी? कौन सा युक्ति है? मतलब कोई ग्रामर सीख रहा है तो उसको कुछ पता था पहले से, उसको जोड़ कर करके रिलेट कर करके पढ़ रहा है, तो ये कौन सा युक्ति है? ये है दोनों प्रकार की। जब राहुल व्याकरण के नए नियम को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, वह सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए संज्ञात्मक युक्तियों का उपयोग कर रहा होता है। मतलब खुद जोड़ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? संज्ञात्मक। खुद जोड़ेगा, संज्ञात्मक कहने का मतलब क्या हुआ? खुद युक्तियों को जोड़ रहा है। साथ ही अपनी सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसका चिंतन करने के कारण इसमें अधिसंज्ञात्मक युक्तियों की भूमिका होती है। अधिसंज्ञात्मक चिंतन करने के लिए क्या? अधिसंज्ञात्मक प्रक्रिया उसे नए और पुराने ज्ञान के बीच सक्रिय संबंध बनाने में मदद करती है। कौन सा हो जाएगा? दोनों है। आगे, अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 3 ए और डी सही है। ए और डी। अधिगम विषय वस्तु केंद्रित अधिगम की तुलना में दक्षता आधारित अधिगम को अच्छा समझता है। इसका व्याख्या देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्य शिक्षण को दक्षता आधारित मतलब एफिशिएंसी बनाना है। अधिगम मतलब जहाँ विषय वस्तु को रटने के बजाय उसे कौशल में निपुणता प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाता है कि वे सीखे गए भाषाई ज्ञान का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों और वास्तविक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सके। ये चीज था, यानी दक्षता वाला सही हो जाएगा और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाना। ये और ये ए और डी। आगे खत्म हो गया और था थोड़ा सा 111 112। ये देखते हैं। वाणी नामक विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम की समान परिचय का यानी ओवरव्यू कर रही है, किसी पैसेज का ओवरव्यू कर रही है, तो इसके इस पठन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पता है? स्किमिंग करना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम लोग को पूरा पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ मेन पॉइंट को देखना है स्पीड में, उसी को बोलना स्किमिंग करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जब किसी पाठ का अभिप्राय जानने के लिए कि हाँ क्या कह रहा है वो, उसे स्किमिंग कहते हैं। स्कैनिंग किसे कहते हैं? स्कैनिंग बारीकी से पढ़ना, यानी कि उसके भावार्थ को समझना स्कैनिंग कहलाता है। ये चीज था। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। क्या? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के सहजात परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? भाषा अर्जन मतलब यह तथ्य विश्वास रखती है कि सभी मनुष्य भाषा शारीरिक ड्रिल और अनुकूलन के माध्यम से सीख सकते हैं। यह तथ्य में विश्वास रखती है कि मनुष्य जन्म से ही भाषा का ज्ञान रखता है। बिल्कुल सही है, जन्म से ही रखता है। यही तो भाषा अर्जन भाषा अधिगम है, जन्म से। ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा।
आगे विषय विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है? विषय क्रियात्मक पक्ष पर केंद्रित ध्यान केंद्रित करना, क्रिया करना। विषय अभिमुखी का मतलब यह शिक्षार्थी को यह समझने में मदद करती है कि विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में संवाद करने के लिए भाषा का प्रभावी ढंग से प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है? तो यह है वह भाषा निवेश जो इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। ये चीज भाषा का प्रयोग कैसे किया जा रहा है विषय अभिमुखी भाषा निवेश कहलाता है। कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, निम्न में से कौन सा विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद का उद्देश्य नहीं है? तो ये त्रिभाषा सूत्र में बताया कि बहुभाषावाद का कोई जिक्र नहीं किया है, बहुत ही अलग है हमारा। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र में बहुभाषावाद का। व्याकरण अधिगम से संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब क्या होता है? व्याकरण इसमें आंसर हो जाएगा, ए लिखा हुआ ए नहीं है, बी होगा। ठीक है, जानना और बाद में उसका प्रयोग करना, यही कहलाता है क्या? प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान कहने का मतलब, प्रक्रियात्मक ज्ञान मतलब जानना उसका प्रयोग करना। ठीक है, घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? केवल जानना, नियम को याद कर लेना। घोषणात्मक, नियम को याद करना घोषणात्मक, अब प्रयोग करना प्रक्रियात्मक। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आता? संस्थागत लेखन के अंतर्गत व्यापारिक पत्र। संस्थागत मतलब क्या होता है? नहीं आता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? शोक संबंधी। तो ये एक इमोशन है, संवेदना मतलब इमोशन है जो लेखन के अंतर्गत नहीं आता, इसको व्यक्त कर सकते हैं ना कि लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा डी। आगे, वे शब्द जिन्हें हम सुनते और देखने पर पहचानते हैं किस रूप में जाने जाते हैं? कोश विषयक नहीं, सॉरी भाई, ग्रहणशील शब्दावली। जो शब्द हम सुनने या पढ़ने पर पहचान लेते हैं पर स्वयं प्रयोग नहीं कर पाते, वे प्रतिग्राही या ग्रहणशील शब्दावली कहलाती है। ये ऑप्शन हमारा बी। कहने का मतलब है हम सुनते और देखने पर पहचानते हैं, किस रूप में जानते हैं? पहचानते हैं, सुनते और पहचानते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिग्राही या ग्रहणशील हो जाएगा। क्या? ग्रहणशील। ठीक है, आगे भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण में कौन सा उपागम भाषा अधिगम के लिए एक आधार, नींव बेस? भाषा लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज अधिगम में नींव किसे कहा गया है? कोश विषयक उपागम को। कोश विषयक उपगम में शब्दों और समूहों को भाषा अधिगम की नींव माना जाता है। यह माना जाता है कि भाषा व्याकरण नियमों से नहीं बल्कि शब्द संकलनों से बनती है। ये था हमारा कोश विषयक उपागम। ठीक है, कोश विषयक उपागम। आगे, कौन सी शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है? निर्देशन के पूर्व निर्धारित क्रमों के स्थान पर वास्तविक जीवन परिवेश या केस आधारित अधिगम का प्रयोग अधिगम परिवेश के रूप में जाना जाता है। क्या चीज? रचनावाद। रचनावाद में पूर्व निर्धारित क्रमों के बजाय वास्तविक जीवन परिस्थितियों और केस आधारित अधिगम को महत्व दिया जाता है, क्योंकि रचनावाद में कोई पहले से सोच के नहीं रखते हैं। ठीक है, वास्तविक जीवन पर देखा जाता है किसमें? रचनावाद में। तो ये था हमारा, इसमें शिक्षार्थी जो है अनुभव से स्वयं ज्ञान निर्माण करता है, किसमें? रचनावाद में। ये था हमारा सेट नंबर 1। ठीक है, अब मिलते हैं आगे सेट नंबर 2 में हिंदी का।